हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की ओर। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम काफी इजी टॉपिक है और काफी ज्यादा यूज होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आपको पता होगा, इसलिए इसको जल्दी से देखते जाते हैं ऊपर से। जिन लोगों को नहीं पता है वो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लिख लेंगे और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस चीज को देखेंगे कि इन सबको अप्लाई कैसे करना है। राइट, तो सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस और करंट, मतलब या तो वोल्टेज अक्रॉस किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या फिर उस एलिमेंट के थ्रू करंट एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट। सर्किट कैसा होना चाहिए? लीनियर सर्किट होना चाहिए। ठीक है, सर्किट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, फिर से इस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। मतलब कि या तो वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट और या करंट थ्रू दैट एलिमेंट इज द वोल्टेज, मतलब अगर एक सोर्स एक्ट कर रहा है, एक टाइम पे एक सोर्स एक्ट कर रहा है और दूसरे सोर्सेस इनएक्टिव है, तो उस सोर्स के कारण दूसरे एलिमेंट में कितना वोल्टेज होगा या कितना करंट फ्लो होगा। ऐसे ही करके हम सारे सोर्सेस को एक एक करके निकालें और जब सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ एडिशन रिजल्ट जो आया हमारा एडिशन से वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा कि जब सारे सोर्सेस एक साथ ऐड कर रहे होंगे तो उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या करंट के इक्वल होगा। ठीक है, जब सारे ऐड कर रहे होंगे तो इसलिए मतलब हम एक एक करके ऐड किए, एक एक करके निकाले और सबको एक साथ ऐड किए तो हमें पता चल गया कि जब सब साथ में एक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजर की ओर। प्रोसीजर क्या है? कंसीडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स एट अ टाइम। जैसा कि मैंने कहा, एक इंडिपेंडेंट सोर्स को उसी एक वक्त पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर वो वोल्टेज सोर्स है और सिर्फ वोल्टेज सोर्सेस है तो एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना, दूसरे वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इज एलिमिनेट कैसे करते हैं वोल्टेज सोर्स को? वोल्टेज सोर्स इज एलिमिनेटेड बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। मतलब कि अगर करंट सोर्स है उसको अगर डीएक्टिवेट या एलिमिनेट करना है तो हम क्या बोलेंगे? उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। राइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई डिपेंडेंट सोर्सेस है तो डिपेंडेंट सोर्सेस को भाई हम टच भी नहीं करेंगे, उसको कोई भी, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्बेंस नहीं प्रोवाइड करना है। ओपन वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, डिपेंडेंट सोर्सेस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे करके हम बाकी एलिमेंट्स को डीएक्टिवेट करेंगे और एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जब कंसीडर करेंगे एक सोर्स को तो हमारा सर्किट सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आप केसीएल, केवीएल, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस आप सब पढ़ चुके हैं। उससे आप उस ब्रांच जिस भी रेसिस्टर या एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करना है उसको इस मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही करके दूसरे, फिर रिपीट द अबव स्टेप्स फॉर ईच प्रोसेस सोर्सेस। मतलब कि क्या, बाकी सोर्सेस के भी यही प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, जब ये हो जाए तब सारे जो रिजल्ट्स आए एक एक सोर्सेस को एक एक टाइम पे कंसीडर करने के बाद उसको आप एक साथ ऐड कर देंगे और वही होगा हमारा टोटल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल रिस्पॉन्स। तो यहां पे हमने डेफिनेशन देखा, अब प्रोसीजर देखा, अब चलते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। तो फिर देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, किन किन चीजों पे एप्लीकेबल है? लीनियर नेटवर्क और एलिमेंट। एलिमेंट क्या होना चाहिए? लीनियर। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लीनियर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं लिखूं इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर और क्या था? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इन लोग के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट,
टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ये भी आपको पता है कि कौन कौन से टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, उन लोग के लिए भी सुपरपोजिशन वैलिड है। नेटवर्क्स विच कंटेन्स इनिशियल कंडीशंस, अगर किसी नेटवर्क में इनिशियल कंडीशंस हैं, मतलब पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस कैपेसिटर इतना चार्ज था या इस इंडक्टर में इतना वैल्यू फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, तो अगर ये सब चीजें पहले से गिवन है तो वैसे केसेस में भी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है। सोर्सेस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अगर जो सोर्सेस है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो भी सुपरपोजिशन वैलिड है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, आप जब एसी एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहले समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है तो यहां से यहां ये यहां से यहां इसका टाइम पीरियड होता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम चाहिए वो होता है उसका टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना साइकिल वो कंप्लीट किया हर सेकेंड में, मतलब कि साइकिल्स पर सेकेंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम करते हैं इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है। ये था फ्रीक्वेंसीज। अगर वैसे ही हर सोर्सेस की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं तो भी सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है। एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, जो भी एलिमेंट एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है, ठीक है। तो लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, एक्टिव, पैसिव, नेटवर्क विच कंटेन इनिशियल कंडीशंस, ऑपरेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी के लिए भी ये वैलिड है। एडिटिविटी का आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, सपोज ये क्या है, सिस्टम, और ये क्या है इसका आउटपुट, और ये क्या है इसका इनपुट, ठीक है। तो हर, अगर मैं मान लूं एक इनपुट क्या है, एक इनपुट को ले लेता हूं मैं x1t, ये एक इनपुट है, दूसरा इनपुट ये है, तीसरा इनपुट ये है और चौथा ये है। 4 इनपुट्स हो गए। अब चारों के लिए एक एक आउटपुट मान लेता हूं। आउटपुट में ले रहा हूं y से y1t, y2t से, अगर ये सारे सब के रिस्पेक्टिव आउटपुट्स हैं सिस्टम से पास होने के बाद, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर x1t का आउटपुट y1t है, x2t का आउटपुट y2t है और x3t का आउटपुट y3t है, और अगर मैं लिखूं कि x3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t है, अगर मैं ऐसा जानता हूं कि x3t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t है, और अगर मैं ये दोनों को लगाता हूं साथ में और मेरा आउटपुट अगर आता है y3t, x3t को देने से अगर मेरा आउटपुट y3t आ रहा है जो कि इक्वल है y1t और y2t के, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो ये प्रॉपर्टी होगा एडिटिविटी का, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर x3t इज द सम ऑफ 2 इनपुट सिग्नल्स एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज द सम ऑफ दोस इनपुट्स आउटपुट, मतलब जो इन इनपुट का आउटपुट था उसका सम है कौन सा आउटपुट, x3t का, तो वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि x4t जो है उसमें y4t आया आउटपुट, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड से एक गेन मल्टीप्लाई कर दूं
सॉरी, अगर मैं इनपुट में गेन मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर इनपुट में गेन मल्टीप्लाई करने से आउटपुट में भी गेन अगर दिखता है, वही सेम गेन, ठीक है, पहले इनपुट था x40, आउटपुट था y40, अब मैंने इनपुट में गेन मल्टीप्लाई किया, उस गेन को मल्टीप्लाई करने से आउटपुट में भी वही सेम गेन से आउटपुट चेंज हुआ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होते हैं, एडिटिविटी और होमोजेनिटी, तो फिर क्या आता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। राइट, तो यहां तक हमने समझ लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर किसके इक्वल था, पावर था हमारा I² R या तो फिर V² बाय R। और आपको याद होगा जब हम उसका कर्व बनाते थे तो कुछ इस टाइप का होता, चाहे आप उसको करंट से बनाएं, करंट के रिस्पेक्ट में बनाएं, या तो फिर पावर के। ठीक है, दोनों में ही केसेस में पावर जो था हमारा नॉन लीनियर था, और इसीलिए नॉन लीनियर होने के कारण सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। पर एक खास बात, एक्सेप्शंस है इसके एक्सेप्शंस क्या क्या, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल सोर्सेज आर एक्टिंग, कोई सर्किट में पावर कैलकुलेशन पॉसिबल है सुपरपोजिशन थ्योरम से, तब जब कि दो सोर्सेज एक्ट कर रहे हों और उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज, या जितने भी सोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे उन सारे सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। ठीक है, अगर अलग अलग है, जैसे कि एग्जांपल V1t है 4 साइन, जैसे यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है V1t, दूसरा है वोल्टेज सोर्स V2t। V1t की वैल्यू क्या है 4 साइन 100t, तो ये क्या है इसका फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग V2t का फ्रीक्वेंसी क्या है 200t। दोनों की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर ये फ्रीक्वेंसी को मैं लिखूं ω1 इज नॉट इक्वल टू ω2, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तब फिर मैं लिख सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट पावर जो होगा उस केस में आप सुपरपोजिशन लगा के आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2। मतलब कि क्या, अगर वोल्टेज सोर्स V1t एक्ट कर रहा है और V2t डीएक्टिवेटेड है, तो रेसिस्टर R में पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो P1 है, और वैसे ही V1t डीएक्टिवेटेड है और V2t एक्टिवेटेड है, और पावर डिसिपेट हो रहा है रेसिस्टर R में P2, तो इक्विवेलेंट पावर जो दोनों सोर्सेस के एक्ट करने से होगा वो क्या होगा P1 प्लस P2। ठीक है, कब, जबकि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये लिख दूं इसमें, अगर V1t, अगर इसमें इसी को ले लेता हूं, चलो V1t अगर 4 साइन 100t है, वैसे ही अगर V2t होता किसके इक्वल 6 साइन 100t, अगर V2t साइन 200 की जगह 100t हो जाता, तो उस केस में ω1 मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो होता वो सेम आ जाता, और फिर पावर इक्विवेलेंट जो था वो आपका नहीं होता इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस केस में तो खास करके आपका सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगेगा। राइट, अब एक और केस है जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है पावर कैलकुलेशन के लिए, कौन सा, 2 साइनोसॉइडल सोर्सेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट 90 डिग्रीज फेज डिफरेंस आर एक्टिंग। मतलब कि क्या, जो ये 100 है, हो सकता है कि ये ω1 और ω2 की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, मतलब कि क्या, इसमें अगर मैं V2t को लिखूं, अगर V2t होता ऐसा 6 cos 100t, ठीक है, 6 cos 100t होता, तब हमारा जो
ओमेगा 1 और ओमेगा 2 होता, ये देखिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दोनों की सेम है, पर एक चीज है यहाँ पे कि 6 साइन को कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, π/2 माइनस 100t। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फेज डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि फाइ इक्विवेलेंट जो आ रहा है फेज डिफरेंस, मतलब कि φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्रीज। और उस केस में पावर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, उस केस में आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2, मतलब कि उस केस में सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है अगर फेज फ्रीक्वेंसी सेम हो पर फ्रीक्वेंसी सेम हो पर आपका जो फेज डिफरेंस हो वो 90 डिग्री का डिफरेंस हो। ठीक है, और आपको वैसे भी पता है कि कॉस जो कोसाइन टर्म होता है वो साइन से 90 डिग्रीज लीड करता है। ठीक है, और साइन 90 डिग्रीज लैग करता है। तो डिफरेंस अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे तो आपको यहां पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें यहां पे ये 90 डिग्रीज में, यहां पे कौन सा टर्म है, ये है आपका साइन कोसाइन, और ये हो गया साइन। दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 90 डिग्रीज का। कोसाइन जो है वो 90 डिग्रीज लीड कर रहा है साइन को, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, इसलिए पावर कैलकुलेशन इसमें पॉसिबल है। तो अब यहां पे हम यहां पे इतना थ्योरी काफी है सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। ठीक है, तो आपने सुपरपोजिशन का डेफिनेशन देखा, सुपरपोजिशन का डेफिनेशन क्या था। नेक्स्ट हमने प्रोसीजर देखा। प्रोसीजर आप जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया प्रोसीजर का, उन लोग अभी उस प्रोसीजर को नोट करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स अप्लाई करेंगे और जब उस प्रोसीजर से अप्रोच करेंगे तो आपको वो प्रोसीजर भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखा कि पॉइंट्स डिस्कस किए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि कब पावर कैलकुलेशन के लिए वो वैलिड होता है और कब नहीं। तो ठीक है, यहां पे सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है और पूरा कवर होता है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।